Hello students, our next topic is the transcription, that is the formation of RNA from DNA. The RNA transcription को डिस्कस करने से पहले हम RNA से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे. ओके. अब RNA सिंथेसिस में DNA टेम्पलेट की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या स्ट्रैंड का एक स्ट्रेच यूज़ होता है जिसको कि हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं. अब वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, उसमें क्या क्या होता है. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर एक प्रमोटर रीजन होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होती है और एक टर्मिनेटर होता है. प्रमोटर रीजन है वो क्या होता है कि जहाँ से जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस को आरएनए पॉलीमरेज है वो रिकॉग्नाइज करेगा, वहाँ आके बाइंड करेगा. और स्ट्रक्चरल जीन जहाँ से हमारी ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होती है और टर्मिनेटर रीजन जहाँ की हमारी ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाती है. अब एक टर्म आती है टेम्पलेट स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिसको यूज़ करके या डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसको यूज़ करके आरएनए है वो सिंथेसाइज होता है. ओके. अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, बिकॉज इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सीक्वेंस है वो आरएनए जो सिंथेसाइज हो रहा है उसी आरएनए के आइडेंटिकल होती है. ओके. टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी सीक्वेंस है वो सिर्फ आरएनए सिंथेसिस में यूज़ होती है. प्रोटीन सिंथेसिस में उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसकी सीक्वेंस है वो उसकी आइडेंटिकल होती है, तो इसीलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड उसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोला जाता है. तो प्रोमोटर रीजन है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के थर्ड प्राइम की ओर प्रेजेंट होता है और टर्मिनेटर रीजन है वो फिफ्थ प्राइम की ओर होता है. और जो आरएनए सिंथेसिस है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, यानी कि आरएनए है वो फिफ्थ प्राइम से थर्ड प्राइम की ओर सिंथेसाइज होगा. ओके. और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो टेम्पलेट के थर्ड प्राइम की ओर प्रोमोटर रीजन पे ही बाइंड करेगा और जो नया आरएनए बन रहा हमारा वो 5 टू 3 डायरेक्शन में होगा. ओके. अब हमारे पास आरएनए वो 3 टाइप के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए. अब प्रोकैरियोट्स में तीनों टाइप के आरएनए बनाने के लिए एक ही एंजाइम यूज़ होता है, दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज. जबकि यूकैरियोट्स में आरएनए तीनों टाइप के आरएनए बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज है वो यूज़ होते हैं. आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो सिंथेसाइज करता है आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो सिंथेसाइज करता है एमआरएनए को, और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो सिंथेसाइज करता है टीआरएनए को. और इसके साथ साथ कुछ एक और जैसे कि माइक्रो आरएनए है या स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है वो भी आरएनए पॉलीमरेज 3 ही सिंथेसाइज करता है. अब अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करें तो ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म अगर हम पढ़ें तो ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म में 3 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन वो स्टेप होता है जहां आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर पे बाइंड करता है. प्रोमोटर पे बाइंड करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज है प्रोमोटर के थर्ड प्राइम की ओर एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है जो कि थाइमीन एडेनिन रिच होती है और टी ए सीक्वेंसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए इसको टाटा बॉक्स भी बोला जाता है. जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एक पर्टिकुलर फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर, जिसकी हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ प्रोमोटर रीजन पे ये बाइंड करता है. प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज है वो स्ट्रक्चरल जीन की ओर चलता है और जैसे ही स्ट्रक्चरल जीन में पहुँचता है आरएनए सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाती है. अब इसके बाद आता है इलोंगेशन. इलोंगेशन में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज है वो सिंपली जो आरएनए बन रहा है उसमें राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड करता हुआ चलता है. देन आता है हमारा टर्मिनेशन. टर्मिनेशन क्या होता है कि जैसे ही आरएनए है वो एक पर्टिकुलर फैक्टर होता है रो फैक्टर जो कि एक उस टर्मिनेटिंग सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करता है. जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इस पर्टिकुलर साइट पे या इस रीजन में पहुंचता है आरएनए पॉलीमरेज उस रो फैक्टर की वजह से टेम्पलेट स्ट्रैंडों से डिटैच हो जाता है और उसके साथ ही हमारा जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ है वो भी टेम्पलेट से डिटैच हो जाता है और डीएनए उसकी फिर से कोइलिंग होकर वो अपनी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म को अटेन कर लेता है. अब जो हमारे पास जो आरएनए बना है उसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं बिकॉज वो अभी फंक्शनल नहीं है. तो उस नॉन फंक्शनल आरएनए को फंक्शनल आरएनए तक कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक मैकेनिज़म्स की ज़रूरत होती है, कुछ एक मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है और इन्हीं मॉडिफिकेशंस को हम जो है आरएनए प्रोसेसिंग बोलते हैं. अब आरएनए प्रोसेसिंग इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग. अब
जो हमारा आरएनए है या जो जीनोम है उसमें कोडिंग सीक्वेंसेस के साथ साथ कुछ एक नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होती हैं। तो जीनोम की इन कोडिंग सीक्वेंसेस को हम एक्सोन्स बोलते हैं, जबकि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हम इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो इन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन इंट्रॉन्स का रिमूव होना ज़रूरी होता है और इन्हें इंट्रॉन्स के रिमूवल को ही स्प्लाइसिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि जो आरएनए है उसके थर्ड प्राइम पे एडेनिन के बहुत सारे रेजिड्यू ऐड किए जाते हैं जिसको पॉली ए टेल बोला जाता है और इसी प्रोसेस को हम टेलिंग बोलते हैं। इसके बाद जो है फिफ्थ प्राइम पे एक अनयूजुअल मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है फिफ्थ प्राइम पे और इस प्रोसेस को कैपिंग बोला जाता है और इस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग के बाद हमारा आरएनए है वो फंक्शनल होता है और ट्रांसलेशन के लिए रेडी होता है। अब प्रोसेसिंग के बाद आरएनए है वो न्यूक्लियस से राइबोसोम को ट्रांसफ़र हो जाता है और राइबोसोम्स में आरएनए है उसका एक्सप्रेशन होना है, यानी कि उसे प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। ओके, अब जो राइबोसोम्स हैं वो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट्स होते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए भी हमें जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें सबसे पहले आता है राइबोसोम, बिकॉज दीज प्रोवाइड द साइट फॉर ट्रांसलेशन। उसके बाद आता है एमआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड्स के लिए कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है, कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उन कोडॉन्स के और अमीनो एसिड के बीच में एक फिजिकल एसोसिएशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें टीआरएनए की ज़रूरत होती है। अब अगर हम ट्रांसलेशन उसके मैकेनिज़्म की बात करें तो ट्रांसलेशन का मैकेनिज़्म है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। उसमें सबसे पहले आता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। इसमें क्या होगा कि अमीनो एसिड्स हैं वो स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ बाइंड करते हैं और इसी प्रोसेस को हम अमीनो एसिड एक्टिवेशन या टीआरएनए चार्जिंग बोलते हैं। इसके बाद आता है इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो एमआरएनए के फिफ्थ प्राइम पे मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के एडिशन के साथ स्टार्ट होते हैं। जो मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो इनिशिएशन कोडॉन की तरह एक्ट करता है। कि अब इसके बाद आता है इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेशन का मतलब है कि अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है उसका बनना और अमीनो एसिड्स के एक पॉलीमर का बनना। ओके, अब इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है ये इसमें एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको कि हम बोलते हैं जिसकी पेप्टिडिल सिंथेटेज, जो कि जो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनाता है। अब पेप्टिडिल सिंथेटेज है वो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता चलता है जैसे जैसे अमीनो एसिड आएंगे और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो हमारी इलोंगेट होती हुई चलती है। जैसे ही एमआरएनए के ऊपर कोई ऐसा कोडॉन आता है जो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता, तो वहाँ कोई एंटी कोडॉन भी नहीं आएगा, तो अमीनो एसिड भी नहीं आएगा और अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस है वो रुक जाती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि फोर्थ स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। अब हम कोडॉन वर्ड यूज़ करें तो ये कोडॉन होता क्या है? कोडॉन एक्चुअल में 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सेट होता है जो किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। अब ये कोडॉन किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, कोडॉन कैसे बनते हैं या कोडॉन्स हैं उन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाए, इन सबको सॉल्व करने के लिए एक रूल्स का एक सेट एस्टैब्लिश किया गया है कि कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसलेट होती है प्रोटीन्स में। तो उसके लिए जो रूल्स का सेट है उसी पर्टिकुलर सेट को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। अब अगर हम जेनेटिक कोड है उसके फीचर्स की बात करें तो जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या क्या होंगे? जेनेटिक कोड के फीचर्स में सबसे पहले आता है कि कोडॉन है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सेट होता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं। टोटल 64 कोडॉन्स है वो एग्जिस्ट करते हैं और ये 64 कोडॉन्स है सिर्फ 4 ही न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं कि चारों न्यूक्लियोटाइड हैं वो अलग अलग तरीके से रिपीट होके 3-3 का सेट बना के टोटल 64 कोडॉन्स है वो बनाते हैं। अब इन 64 कोडॉन्स में से सिर्फ 61 कोडॉन ऐसे हैं जो हमारे उन अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं और सिर्फ 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते
हैं। बचे हुए 3 कोडॉन है वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते और स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। अब जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल यानी कि वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में किसी भी प्रिमिटिव स्पीशीज़ से लेके किसी एडवांस स्पीशीज़ तक कोडॉन है वो उसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम AUG का एग्जांपल लें तो हम चाहे किसी भी स्पीशीज़ में फाइंड आउट करें, AUG है वो सब में मिथ्योनिन के लिए ही कोड करेगा। ओके, AUG है या मिथ्योनिन है वो स्टार्टिंग कोडॉन की तरह भी काम करता है। तो यहाँ AUG है उसका हम बोले तो डबल रोल आ जाता है कि एक तो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, दूसरा वो इनिशिएशन कोडॉन की तरह काम करता है। जो 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं वो होते हैं UAA, UGA एंड UAG जो कि स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। अब जो जेनेटिक कोड है उसकी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है। फर्स्ट इज जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस क्या होता है कि एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, यानी कि एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। फॉर एग्जांपल UUU है वो सिर्फ फिनाइल एलानीन के लिए ही कोड करेगा, बट जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटिव ऑल्सो। ये क्या होगा, एक कोडॉन तो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ये अनएम्बिगुअस हुआ, बट ज़रूरी नहीं है एक अमीनो एसिड के लिए भी एक ही कोडॉन हो, यानी कि एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन से कोडेड हो सकता है। अगर हम फिनाइल एलानीन का ही एग्जांपल लें तो UUU और UUC 2 कोडॉन ऐसे हैं जो कि फिनाइल एलानीन के लिए कोड करते हैं। ठीक है, तो ये उसकी डीजेनरेटिव प्रॉपर्टी है। बाकी हम नेक्स्ट ऑडियो क्लिप में कवर करेंगे। ओके।